हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है, जो आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। मैप तो ज़्यादातर सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रू ट्रेजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है ए जॉन लॉक, बी जैन जी क्रूसो, सी लुई 16, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है ए जॉन लॉक। ठीक है, ए जॉन लॉक। वेरा के निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है पहला है कि 3 मार्च 1999 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। दूसरा, 28 फरवरी 1933 को फायर डक्की के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर का चांसलर नियुक्त किया। तो आपके ऑप्शन है कि ए केवल 1 व 3 सही है, बी 2 व 3 सही है, सी 1 व 2 सही है, डी 1 2 व 3 सभी सही हैं। तो आंसर है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तीनों ही जो हमें कथन दे रखे हैं तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। ए है ड्यूमा, बी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सी दूसरा इंटरनेशनल, या डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। ठीक है, तो इसका आंसर है डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करके सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है कि लुई 16 फ्रांस का राजा बना। दूसरा है सामंतवाद का उन्मूलन। तीसरा, नेशनल असेंबली का गठन। चौथा है 1791 का संविधान। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कब कब किस समय में क्या काम हुआ था। देखिए, पहला है कि जो लुई 16 है ये बना था 1774 में। ठीक है, पहला। उसके बाद है सामंतवाद का उन्मूलन जो हुआ था ये हुआ था जून 1789 में। ठीक है, फिर नेशनल असेंबली का गठन ये हुआ था आपका अगस्त 1789 में। और 1791 का संविधान, तो ये आपका 1791। तो आप देखो कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे 1774, जो ये लुई 16 फ्रांस का जब राजा बना था। तो सबसे आपका पहले नंबर पे 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इसके बाद आपका क्या आना चाहिए? इसके बाद आपका आना चाहिए अगस्त 1789 आना चाहिए। ठीक है, या आपका जून 1789। तो सबसे पहले क्या आएगा? जून 1789। तो एक के बाद क्या आएगा? आपका 2 आना चाहिए। ठीक है, दैनिक सामंतवाद का उन्मूलन, फिर आपका नेशनल असेंबली का गठन, फिर ये आएगा आपका। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ये 1 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए, अथवा ओलंपिक कुंज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। देखिए 2 नंबर का है तो हम इसमें 2 पॉइंट ही लिखेंगे। तो आंसर है हमारा पहला पॉइंट है कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था। दूसरा, लंबे अरसे तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ठीक है, तीसरा है कि वर्साई के महल और राज दरबारों की शान और शौकत कायम रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। ठीक है, अब है अथवा वाला क्वेश्चन कि ओलंपिक गुंज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो आंसर है हमारा पहला कि ओलंपिक गुंज क्रांतिकाली फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे प्रमुख थी। दूसरा है इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तीसरा, इन्होंने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की निंदा की। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेनिन के अप्रैल थीसिस की किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो हमें इसके लेनिन की जो थीसिस की इसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना
जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें कि लेनिन की मांग थी कि पहले कि युद्ध समाप्त किए जाएंगे, जो पृथ्वी विश्व चल रहा था उसको खत्म किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो यही इसकी 3 मांगे थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए, अब 5 नंबर का है तो आपको इसमें कम से कम आपको 5 पॉइंट इसको में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और अथवा वाला है कि नासीवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसमें अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो करते हैं पहला कि हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा। सबसे पहला है इसमें कि वर्साई की संधि। यह संधि हिटलर के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई। उसने इसे जर्मन अपमान का प्रतीक बनाकर लोगों के गुस्से को अपने पक्ष में मोड़ा। ठीक है, दूसरा है इसमें आर्थिक संकट। नासी दल ने अराजकता का फायदा उठाया, स्थिरता और रोजगार के वादे किए, जिससे विनाश जर्मन नागरिक उनके साथ जुड़ने लगे। तीसरा है कि वायमर गणराज्य की कमजोरी। इस कमजोरी ने हिटलर को मौका दिया। उसने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया जो देश को बचा सकता था। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रोपेगेंडा और प्रचार। इस संगठित प्रचार में यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काई और नासी विचारधारा को फैलाया, जिससे सत्ता हासिल करने में मदद मिली। ठीक है, अब हमारा अथवा वाला क्वेश्चन कि नासी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है नस्लीय विचारधारा। इस विचार ने यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया, जिससे यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार हुआ, जो मानवता के खिलाफ एक अपराध था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है तानाशाही और सत्तावादी शासन। इसने नागरिक स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा दिया और राजनीतिक विरोधियों को कुचल दिया, जिससे एक दलीय राज्य बना। तीसरा है चरम राष्ट्रवाद और देशभक्ति। इस राष्ट्रवाद ने युद्ध और विस्तारवाद को बढ़ावा दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और यूरोप में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। ठीक है, फिर है चौथा कि प्रचार और सेंसरशिप। इसने जनता को गुमराह किया और नाजी विचारों के प्रति समर्थन हासिल किया, जबकि सत्य को दबा दिया गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण। इसने जन समुदाय के विचार का उपयोग किया, लेकिन अंततः यह राज्य नियंत्रित समाज था जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता था। अब है हमारा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं चलो कि क्रांतिकारी युद्धों में जनता को भारी क्षति, आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लब में जुटे। यहाँ पर सरकार नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैक के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो इसमें आंसर इसको तो आप अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका लिखते हो। इसका है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है, फिर दूसरा है कि 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। देखियो, 1791 का जो अधिकार था उसमें केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, और वो भी उन लोगों को जो एक दिन के वेतन के बराबर उनको टैक्स दे देते थे। ठीक, तीसरा कि क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई। तो देखो इसमें लिखा है कि पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर आ पड़ी। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आपका मैप। विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी के रूप अंकित किए गए हैं। दिए गए संकेतों के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और इनके नाम सामने खींची गई रेखा पर लिखिए।
द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों से संबंधित एक देश, तो यहाँ पे आएगा आपका अमेरिका। ठीक है। फिर दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों से संबंधित एक देश, तो ये आपका इटली। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी या डी घासी। तो आंसर है सी आपका महेंद्रगिरी। ठीक है। फिर है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन ए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर, बी भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 3224 किलोमीटर, सी भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 4000 किलोमीटर, डी भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 3000 किलोमीटर। यानी कि हमसे पूछा कि भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तुंगभद्रा, सी तापी, डी महानदी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो नर्मदा है ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मानसून का आगमन संभवतः कब होता है? ऑप्शन ए जून के आरंभ में, बी मई के आरंभ में, सी जुलाई के आरंभ में, डी अगस्त के आरंभ में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जून के आरंभ में संभवतः जो मानसून का आगमन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। आंसर नंबर 14 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। पहला ऑप्शन है कि व्यापक स्तर पर टीकाकरण, किशोरों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, जनसंख्या को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक विकास के साथ सामंजस्य बिठा सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है कि भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं। पहला है कि इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा, इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। तीसरा, लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो आंसर है कि भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक। पहला है अक्षांश। भारत का अक्षांश अधिकांश भाग कर्क रेखा के बीच से गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ साल भर उच्च तापमान और आर्द्रता रहती है। दूसरा है समुद्र से दूरी। लंबी तटरेखा के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर कम होता है। तीसरा है वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब में अंतर से मानसूनी हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायु परिसंचरण भी वर्षा पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हमारा अथवा वाला क्वेश्चन था कि भारत की जलवायु विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत की आंसर है हमारा कि भारत की जलवायु विशेषताएं। पहला है हमारा मानसूनी प्रकृति। भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानसूनी हवाओं का प्रभाव है, जो हवा की दिशा को उलट देती है। दूसरा है ऋतुओं में स्पष्ट भिन्नता। यह मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है। तीसरा है हमारा वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 17। गंगा नदी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा वाला है कि सिंधु नदी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है गंगा नदी की विशेषताएं। पहला है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। दूसरा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। तीसरा, गंगा पूर्व में फरक्का तक बहती है और फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। चौथा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। पांचवा, गंगा नदी तंत्र उत्तर के विशाल मैदान के बहुत बड़े भाग को सींचता है।
हम बात करते हैं अथवा में सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं। पहला पॉइंट है कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। दूसरा, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम सिंधु की सहायक नदियां हैं। तीसरा, यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। चौथा, यह सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। पांचवा, इसकी सहायक नदियां मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती हैं। प्रश्न नंबर 18 कि भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं उपयुक्त तीन को आपको दर्शाना। ए, चिल्का झील, बी, कंचनजंगा पर्वत शिखर, तीसरा अनायमुदी शिखर और चौथा है आपकी सांभर झील। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारा कंचनजंगा है। ठीक है, सांभर झील आपकी राजस्थान में है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है और ये अनायमुदी पर्वत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 रंग भेद की नीति से अभिप्राय है। ए, आर्थिक भेदभाव, बी, नस्ली भेदभाव, सी, धार्मिक भेदभाव या डी, असहयोग। तो आंसर है बी, जो हमारा नस्ली भेदभाव है वो रंग भेद की नीति से अभिप्राय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। कारण, भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। ऑप्शन है हमारा ए, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी, अभिकथन ए सही है एवं कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत परंतु कारण आर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा अभिकथन है ये भी सही है और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 है स्तंभ क का स्तंभ कैसे मिला। ठीक है, अब ये बताना है कि लोकसभा के कुल सदस्य, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें और दिल्ली विधानसभा के लिए कुल सदस्य। ठीक है, तो आप ये देखो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, ये बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 47 है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 हैं और दिल्ली विधानसभा कुल सदस्य कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 22 सही मिलान की पहचान कीजिए। दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका डोनाल्ड ट्रंप, दक्षिण अफ्रीका बराक ओबामा, दक्षिण अफ्रीका जॉर्ज बुश। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि जो नेल्सन मंडेला है वो दक्षिण अफ्रीका के थे, बाकी तीनों ये अमेरिका के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नीचे दो कथन एक और कथन दो के रूप दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन कथन दो कि राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन है हमारे पास कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन एक सही और कथन दो गलत हैं, कथन सी सही और कथन दो दोनों सही हैं और डी कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। ठीक है, तो देखिए लोकसभा को जो कहा जाता है इसको ये गलत दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, लोअर उसको बोला जाता है, निचला सदन बोला जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, दूसरा कानून का राज और अधिकारों का आदर, तीसरा है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। विकल्प है हमारे पास ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही, सी केवल एक व दो सही और डी 1 2 3 सभी। तो आंसर नंबर हमारा डी हमारा ठीक है कि इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 25 कि लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है और अथवा वाला है कि अपने पसंदीदा मौलिक अधिकार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है हमारा कि लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता। तो सबसे पहला है कि सरकार के अनुचित कानूनों और दमनकारी नीतियों से बचाव के लिए। ठीक है, दूसरा लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। अथवा वाला क्वेश्चन है तो समानता का अधिकार की हम विशेषताएं हैं। तो पहला है कि सरकार द्वारा व्यक्तियों से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। दूसरा, अवसर की समानता यानी सरकारी रोजगारों को प्राप्त करने
के समान अवसर मिलना। ठीक। प्रश्न नंबर 26, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता। पहला है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता की वास्तविक इच्छा के अनुसार चुनी जाए, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना पूरी होती है। दूसरा है, जब चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो जनता सरकार पर विश्वास करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत और स्थिर बनता है। तीसरा, ऐसे चुनावों से चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि जीत या हार सीधे जनता के निर्णय पर निर्भर करती है। ठीक। प्रश्न नंबर 27, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए अथवा है कि न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन। तो पहला है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां। पहला है नियुक्ति। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के लिए करते हैं। दूसरा, विभागों का आवंटन। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करते हैं और मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। तीसरा है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, एजेंडा तय करते हैं और वह निर्णयों को प्रभावित करते हैं। चौथा, मंत्रियों पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामकाज का मार्गदर्शन, नियंत्रण और समन्वय करते हैं। पांचवा, संसद के नेता। वह लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करते हैं और सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन हमारा न्यायपालिका की शक्तियां। पहला है मौलिक अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें न्यायालय जाने और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को ही है। संविधान सर्वोच्च कानून है और न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। तीसरा, शक्ति पृथक्करण और संतुलन। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रहकर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखती है और सरकार के अंगों के बीच संतुलन स्थापित करती है। चौथा है विवादों का निपटारा। यह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करती है। पांचवा, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या अर्थ है? राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ होता है मतलब सरकार का, जिसमें लोग कार्य मतलब सरकार चलाने का जो कार्य होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका करती है। ठीक। फिर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया। तो देखो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ से आपका तीसरा का आंसर होगा। अगर किसी एक पार्टी या जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। ठीक है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक। 2 नंबर का तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है? ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय उपभोक्ता अधिकार संस्थान और डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो आंसर हमारा ए, जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है वो बफर स्टॉक तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ए 2000, बी 2005, सी 2010, डी 2015। तो ऑप्शन नंबर बी
2005। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन के भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़ों का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है। कारण है कि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है। हमारे पास ऑप्शन है ए अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। बी अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही परंतु कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन ए सही है कारण आर गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है ये भी सही है और जो रीजन दे रखा है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32। गेहूं के उत्पादन वृद्धि किसका प्रभाव है? ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति, डी गुलाबी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जो हरित क्रांति है वो गेहूं में उत्पादन वृद्धि का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? ए आर्थिक विकास का निम्न स्तर, दूसरा बड़े पैमाने के विकास का धोखा विकास, तीसरा जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और डी बेरोजगारी। तो गरीब का कारण नहीं है ये पूछा है आपसे। ठीक है। तो गरीब का कारण हमारा बड़े पैमाने के उद्योग का विकास, ये गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। विषम की पहचान कीजिए। ए कृषि, बी मत्स्य, सी पशुपालन, डी बैंकिंग। तो डी बैंकिंग हमारा गलत है, डी हमारा तीसरे क्षेत्र में आता है, जबकि ये तीनों हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की निर्धनता को दूर करने हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। आंसर है हमारा निर्धनता को दूर करने के उपाय। पहला है शिक्षा और कौशल विकास। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा रोजगार सृजन, उद्योग व्यापार को बढ़ावा, स्वरोजगार योजनाओं से छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दें। क्वेश्चन नंबर 36। खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भारत सरकार की नीतियों की समीक्षा कीजिए। आंसर है खाद्य सुरक्षा नीतियां। पहला है पोषण सुरक्षा पर जोर, प्रोटीन और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के वितरण प्रणाली में शामिल करना। दूसरा तकनीक आधारित निगरानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जीपीएस और ड्रोन का उपयोग। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम, किसानों को बीज, मशीनरी और जल प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़े। प्रश्न नंबर 37। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए अथवा मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर है शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैकल्पिक कार्य योजना। परियोजना का नाम हुनर से रोजगार। उद्देश्य है कि शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाले। पहला है डिजिटल स्किल केंद्र, स्थानीय स्तर पर छोटे केंद्र स्थापित करना जहां पारंपरिक डिग्री वालों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है। दूसरा है स्वरोजगार इक्यूबेटर, अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करना। तीसरा इंटर्नशिप आधारित शिक्षा, शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को खत्म करना। चौथा ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातकों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित कौशल प्रदान करना। पांचवा है प्रमाणन और प्लेसमेंट, तो प्रशिक्षण के बाद मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और नौकरी के मेलों के माध्यम से अवसर प्रदान करना। अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी दूर करने हेतु वैकल्पिक कार्य योजना। पहला है कृषि विविधीकरण, केवल एक फसल पर निर्भर न रहकर बहु फसल या अंतर फसल अपनाना। दूसरा कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना जैसे फल सब्जी प्रसंस्करण, अचार, मुरब्बा बनाना। तीसरा है कौशल विकास और गैर कृषि कार्य, कृषि के अलावा अन्य कौशलों में प्रशिक्षण देना जैसे ग्रामीण दस्तकारी, सिलाई कढ़ाई या बिजली मिस्त्री का काम। चौथा है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क निर्माण, तालाबों की खुदाई और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कार्यों को बढ़ावा
देना। 5वां है लघु एवं कुटीर उद्योग। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग शुरू करने के लिए ऋण और सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 38 कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्य कुल उत्पादन गिरावट आता है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यों की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमत पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारी तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। पहला क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसमें पहले लिखा हुआ है कि सूखे के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन गिर जाता है और इससे क्या होता है कि जो प्रभावित क्षेत्र है पे खाद्य की कमी हो जाती है। तो पहले का आंसर आपको होगा कि प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। ठीक है। दूसरा कि अकाल की क्या विशेषता है। तो इसमें देखिए अकाल की क्या विशेषता है। देखो इसमें क्या है कि अकाल के दौरान क्या होता है। वैसे देखिए अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होती है, मौतें होती है। दूसरे का आंसर आप यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ से। ठीक है। फिर है कि सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा अकाल का कारण कैसे बनती है। देखो व्यापक भुखमरी से क्या होता है, अकाल की स्थिति बन सकती है। ठीक है। जो और तो देखो अब भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है। जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र में अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ से आप इसका आंसर आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से तीसरी लाइन में आप इसका तीसरे का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।